हेलो डियर स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे बेटा। और आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th यूनिट 4th। टॉपिक है रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, हमने प्रीवियस 2 वीडियो में जान लिया केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, उनके रेट को कैसे डिटरमाइन करते हैं। सेकेंड वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा था कि जो फैक्टर्स होते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी अफेक्टेड करते हैं। तो हमने 6 से 7 फैक्टर भी जान लिए थे। आज हम बात करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं अब बात करूं किसी एक जनरल रिएक्शन की, तो मैंने मान लिया कि कोई जनरल रिएक्शन है मेरे पास, यही रिएक्शन आपको रखनी है इस पूरे चैप्टर में। जनरल रिएक्शन में ये कोई रिएक्शन ले ली मैंने। इक्विलिब्रियम चैप्टर इससे पुराने वीडियो में आप सब पहले ही जान चुके हैं। ए, बी और सी और स्मॉल डी आर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये आपके क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब यहां पे हमें निकालना है इस रिएक्शन का रेट। क्या निकालना है? रेट। ये हम बोल रहे रेट लॉ एक्सप्रेशन जानना है। हमें क्या जानना है बेटा? इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन जानना। तो देखो 2 मेथड है। पहला, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो पुराना हो चुका है यहां के हिसाब से, लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम इसके रेट की बात करें बेटा, तो इसका रेट होगा इक्वल टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन ए, बी की कॉन्सेंट्रेशन बी। ठीक है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हो गया। अब हम अगर इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करें, किसकी? रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो वो कुछ नया है, आपको पहली बार देखने को मिलेगा। जरा समझने की कोशिश कीजिए, तब आपका जो रेट रहने वाला है इस रिएक्शन का, वो रेट है रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ठीक है, तो ये जो कहानी थी ये थ्योरेटिकल थी और ये आपकी एक्सपेरिमेंटली है। ये थ्योरेटिकल है, शायद ये गुल्डबर्ग एंड बेग ने दी थी, देख लेना आप। बागे बेग क्या है उनका, उन्होंने दिया था। और ये आपका इस चैप्टर में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। और इस एक्सप्रेशन में एक्स और वाई की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। एक्स और वाई को अगर हम बता दें तो एक्स और वाई जो है वो आपके ए और बी के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक्स एंड वाई आर द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू। ठीक है, स्टेटमेंट समझते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन का, उसके बाद फिर से इस पर बात करेंगे कि ये क्या होता है, कि आता कैसे है, कहां से आता है। तो ये जनरल सी बात थी। लॉ ऑफ मास एक्शन में और रेट लॉ एक्सप्रेशन में डिफरेंस समझ गए होंगे आप क्या है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट की, उसके बाद बात करेंगे अपन लोग रेट कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो रेट लॉ का अगर हम स्टेटमेंट बताते हैं, तो रेट लॉ स्टेट्स दैट the relationship of rate of reaction with respect to the concentration of reactants, यानी रेट लॉ स्टेट्स दैट द रिलेशनशिप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद सम पावर या विद रेज सम पावर ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन। किनकी कॉन्सेंट्रेशन? आपके रिएक्टेंट्स की। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज, क्योंकि मैथमेटिकल यहीं से निकल के आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द directly proportional to the
टू द rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants and each reactant, फिर से वही बात ये, ठीक है, each reactant is raised to some power determined, कैसे, एक्सपेरिमेंटली। तो जो आपको आसान लगे, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाने के लिए स्टेटमेंट और ये आपका थ्योरेटिकल है बेटा, जनरल सी बात है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का अगर हम रिलेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ स्थापित कर रहे हैं तो हम उसे बोल देते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, वही रिएक्शन जो अभी ली थी, लेट अस कंसीडर अ जनरल रिएक्शन क्या रिएक्शन ले लिया, ए बी बी गिव्स दैट सी सी प्लस डी डी, ठीक है। ए बी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, सी डी के बारे में भी जानते हो। स्मॉल क्या है, तो स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी इक्वल्स टू स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ reactants A and B, C, D stoichiometric coefficient of product C and D। A, B के लिए AB हो गया, C, D के लिए CD के लिए आपके CD हो गए, ठीक है। अब let X and Y is the exponent, ठीक है। अभी लेट कर लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में लिख दूंगा। लेट एक्स एंड वाई इज द एक्सपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट्स डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली विच may or may not be equal to stoichiometric coefficient of reactants A and B। यानी कि स्मॉल ए बी के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कब होंगे कब नहीं होंगे तो ये रिएक्शन आपको जब आएगी सामने तब देखेंगे। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन जाने अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो क्या रहेगा बेटा आपका, रेट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई क्या है आपके, एक्सपोनेंट है किसके, रिएक्टेंट के, जो डिटरमाइन करेंगे कैसे, एक्सपेरिमेंटली। जो स्मॉल ए और स्मॉल बी के इक्वल बेटा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो है, और एक्स और वाई आपकी क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। अभी डिटेल में हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि कैसे डिटरमाइन हम इनको कर सकते हैं। अब समझो, अब आप सब जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो हम बोल देंगे रेट इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ये हमारा रेट लिख गया इस रिएक्शन का रेट, ये जो जनरल रिएक्शन है। अब जो के है यहां पर, वो के क्या है, के को समझो जरा, ठीक है। तो अब ऊपर आ जाओ जरा, के को समझने की कोशिश करो।
ये के ही तो है कहानी पूरी, इस के की तो पूरी कहानी है भाई। इस पूरे चैप्टर में के ही के करना है आपको। के क्या है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर के इज proportionality constant called rate constant। इसी को हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं बेटा, ठीक है। इस के को क्या बोलते हैं अपन लोग, रेट कांस्टेंट, ठीक है। अगली बात समझो, इस रेट को कैसे लिखेंगे, तो इस रेट को हम लिख सकते हैं माइनस का dr/dt। फर्स्ट यूनिट में इसकी बात कर लिया, माइनस क्यों लगाते हैं रिएक्टेंट के साथ, इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर बाई, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन आपका कहलाता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज बार बार वो पेपर में पूछेगा आपसे कि किसी भी रिएक्शन दी जाएगी और बोल देगा इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखो, तो आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहां से एक छोटी सी बात और समझ में आती है कि जो एक्स और वाई है अगर हम इनको मिला दें तो क्या बन जाएगा, तो वो भी चीज समझ लो। तो उसको समझने से पहले डेफिनेशन बात कर लें अगर के की, तो क्या है डेफिनेशन ऑफ के, रेट कांस्टेंट, डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी समझना, ठीक है, ट्रिक से समझेंगे। तो इसी रिएक्शन को लिख लो, तो ये रिएक्शन कैसी थी आपकी, यानी ये एक्सप्रेशन क्या था, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर बाई। अब समझना जरा, तो अगर मैं आपसे बोल दूं इफ ए की पावर एक्स इक्वल्स टू बी की पावर वाई इक्वल्स टू 1 मीन्स यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, क्या मान लिया हमने, यूनिट कॉन्सेंट्रेशन। तब जो हमारा एक्सप्रेशन हुआ वो एक्सप्रेशन क्या हो गया, आर इक्वल्स टू के, ठीक है। तो हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन of the reactant is यूनिट। यानी कि रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या मान ली अपन लोगों ने, यूनिट मान ली। जब हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की यूनिट मान ली तो हमने क्या बोल दिया कि जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, उस रिएक्शन के रेट के इक्वल है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन ही क्या कहलाएगा आपका उस कंडीशन में, रेट कांस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। अब अगली चीज समझो, डेफिनेशन समझ में आ गया, रेट लो एक्सप्रेशन लिखना सीख गए। यहां से एक्स बाई की एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन समझो, ठीक है। एक क्वेश्चन समझिएगा, वहां से एक्स और बाई की वैल्यू निकालना सिखाएंगे आपको और ये बताएंगे एक्स और बाई की वैल्यू निकालने से हमें क्या चीज पता करनी होती है। तो जैसे ही एक्स और बाई की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम बोल सकते हैं उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोल सकते हो आप लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस क्या होगा भाई, द सम ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सपोनेंट एक्स एंड वाई, दो है तो एक्स वाई माना है तो एक्स वाई मान लो, दी सम ऑफ एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन एक्सपोनेंट एक्स एंड वाई आर कॉल्ड या आर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें बेटा इस वाली रिएक्शन के लिए जो आपके सामने लिखी हुई है, तो इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका,
इसके लिए ऑर्डर हो जाएगा आपका x प्लस वाई। ठीक है, बात समझ में आती है यहां तक? अच्छे से समझ में आती है। सम कर दिया किसका? एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन एक्सपोनेंट का, यानी एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन जो वैल्यू थी हमारी x और y, उनका सम करते ही हमने क्या पता कर लिया? उस रिएक्शन का ऑर्डर पता कर लिया कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, अब अगली चीज समझिए, एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, उस न्यूमेरिकल को करते हैं, उससे पता चलेगा x और y की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ये कोई क्वेश्चन है बेटा, फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन हमें दिया गया है, ए और बी रिएक्टेंट कंबाइन करके ए बी प्रोडक्ट बना रहे हैं। 4 हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, जिसमें कंसंट्रेशन ए की आपके पहले एक्सपेरिमेंट में ऐसे दी गई है, दूसरे में ऐसे, तीसरे में ऐसे और चौथे में ऐसे। बी की ये दी गई है, और जो ए बी का आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका ये दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट मोल पर लीटर, मोल लीटर पर सेकंड। ठीक है, मोल पर लीटर सेकंड ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके। अब इस रिएक्शन के लिए हमें डिटरमाइन करना है, पहली बात रेट लो, दूसरी बात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ठीक है, ऑल्सो ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, तो यहां तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 2 बातें पूछी गई हैं, पहली बात रेट लॉ, दूसरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी, और हमें डिटरमाइन करना है इसका ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है, यहां हमें नजर आ रही है जगह, यहां पर हम लिखेंगे थोड़ा सा। तो पहली स्टेप यानी पहले एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम रेट की बात करें तो मैं जनरल बात कर रहा हूं। रेट हमने पढ़ा है R इक्वल्स टू के ए की पावर x और b की पावर y। ठीक है, ये हमारी जनरल बात हो गई, R इक्वल्स टू के ए की पावर x और b की पावर y। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आता है, ये हमारी जनरल बात है। ओके, अब मैं पहले एक्सपेरिमेंट के लिए लिख रहा हूं। तो देखिए R कितना दिया है? 0.096 इक्वल्स टू के कांस्टेंट है, जो कि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स रहता है, फिक्स टेम्परेचर पर। ए की कॉन्सेंट्रेशन आपकी पहले एक्सपेरिमेंट इतनी है, एक्स पता नहीं, बी की कॉन्सेंट्रेशन आपकी 0.30 ही है, बाई हमें पता नहीं। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया है उसमें 384 दिया हुआ है, और ए की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी गई है 0.60, एक्स पावर, बी की दी गई है 0.30, बाई पावर। थर्ड एक्सपेरिमेंट, ये पेपर में आपको ऐसे नहीं करना, पेपर में बहुत शॉर्ट में बता दूंगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखिएगा 0.192 ये दिया गया आपको कि फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन कांस्टेंट रहता है, ए की कॉन्सेंट्रेशन आपकी इतनी है, बी की कॉन्सेंट्रेशन आपकी 0.60 बाई। फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो हमें दिया गया है उसमें दिया गया है 0.768 के कांस्टेंट, 0.60 एक्स, 0.60 बाई। ठीक है, ये हमने लिख लिए इस रिएक्शन के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट पर रेट लो। ठीक है, अब जरा गौर देखिए, गौर से देखिएगा जरा, हमें ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट लेने हैं जिसमें किसी एक ही कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रखनी है। तो ये एक्सपेरिमेंट थे, उनके लिए हमने ये रेट लॉ लिख लिए। तो देखो, अगर हम पहले पर देखें और दूसरे पर देखें तो हमें बाई के रेस्पेक्ट है, जो बाई की में पावर है उसके रेस्पेक्ट कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट दिखाई दे रही है, तो हम बोल देंगे इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही करना है। सेकंड इक्वेशन में 384 को ऊपर रखा, डिवाइड किया 0.096 से, इक्वल्स टू के 0.30 की पावर x और 0.30 की पावर y डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर 0.60 है बेटा। ठीक है, इस इक्वेशन को ऊपर लिखना है, इसको नीचे रखना है, के 0.30 की पावर x, 0.30 की पावर y।
यहाँ पर कुछ कट रहा है, के से के कट रहा है आपका, और इस वाले टर्म से ये टर्म कट गया, पॉइंट हटाया, पॉइंट हट गया, ये 4 टाइम्स कैंसिल होएगा, तो 4 इक्वल्स टू 0.60 डिवाइडेड बाई 0.30, इस पूरे की होल पावर x हो गई, ये 2 टाइम्स कट गया यहाँ से, तो 4 इक्वल्स टू 2 की पावर x हो गया। अगर बेस सेम कर लें तो पावर सेम हो गई, तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 की पावर x। तो यहाँ से अगर हम बात करें x की, तो x इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 2। तो x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट है, ए के रेस्पेक्ट, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है वो ए रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की, ठीक है। अब बात करते हैं हम बी के टर्म में, तो जगह कहीं मिल रही है, चलिएगा इधर देखते हैं। इसको मैं अब साफ कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। अब मैं बाई की वैल्यू डिटरमाइन करूंगा, तो देखिए ये वाला एक्सपेरिमेंट ले लिया हमने दोनों। अब हमें एक्सपेरिमेंट ऐसे लेने जिसमें एक्स के टर्म कैंसिल हो रहे हो। तो देखो यहां से सेकंड से और थर्ड से और फर्स्ट से देखिएगा, इसमें x की वैल्यू 0.30 x वाले टर्म की वैल्यू, और इसमें ये डबल हो रही है, ठीक है, ले लीजिएगा, इसी को ले लो। चलो देखो जरा, तो थर्ड है आपका इक्वेशन, थर्ड को हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, यानी इक्वेशन थर्ड को हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से कर रहे हैं। तो बेटा हम क्या देखेंगे, 0.192 डिवाइडेड बाई 0.096 इक्वल्स टू के 0.30 की पावर x की पावर x, 0.60 की पावर y डिवाइडेड बाई के 0.30 की पावर x 0.30 की पावर y। इससे ये टर्म कट गया, के से के कट गया, पॉइंट हटाया, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू 0.60 डिवाइडेड बाई 0.30 की होल पावर y, ये 2 टाइम्स कट गया, तो 2 इक्वल्स टू 2 की पावर y, बेस सेम है तो 2 की पावर 1 मान लीजिए। तो यहाँ से y की वैल्यू जो है वो 1 आ गई, तो हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो रेट लॉ की बात करें तो हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 2 और बी की पावर 1, ये रेट लॉ हो गया। लेकिन अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कुछ ऐसे थी, रिएक्शन थी हमारी A प्लस बी गिव्स दैट AB। तो यहां से अगर हम देखें तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या थे आपके दोनों में, 1 1 थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली A के आगे कितना आया 2 और B के आगे कितना 1। तो यहां ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग खूब अच्छे से समझ लें कि हमेशा जरूरी नहीं है कि जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू हो वो वैल्यू आपकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो। इसलिए मैंने ये आपको न्यूमेरिकल बताया था, और ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल करने हैं। एनसीईआरटी बुक के तो न्यूमेरिकल आपको जरूर करने हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब वो बोल रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए सेकेंड ऑर्डर, विद रेस्पेक्ट टू बी फर्स्ट ऑर्डर। तो लिख दे रहे हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू सेकेंड और विद रिस्पेक्ट टू बी फर्स्ट। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका बताइए, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा आपका 2 + 1 = 3, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई यहां से। चलिएगा अब नेक्स्ट बात करते हैं के कुछ सिग्निफिकेंट क्या है, और फिर वीडियो को करते हैं क्लोज। नेक्स्ट में बात करेंगे डिटेल में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, के से, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ के ठीक है, ग्रेटर बोल सकते हो आप, ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन,
रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके पीछे कि के की डेफिनेशन हमने किससे लिया था, यूनिट कॉन्सेंट्रेशन से लिया था, ठीक है, यूनिट कॉन्सेंट्रेशन से लिया था। तो के किसके इक्वल आया था, रेट ऑफ रिएक्शन के, तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड या और कर दीजिए तो अच्छा लगेगा, और लेसर द वैल्यू ऑफ के लेसर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी के की वैल्यू कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन में आपका कैसा होगा, छोटा होगा। दूसरा, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम फिक्स कर दें बेटा, तो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन की जो के की वैल्यू होगी वो कैसी होगी आपकी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू कैसी हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट, किसी फिक्स टेम्परेचर पर और फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है। टेम्परेचर के साथ के की वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे चेंज होता है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी के की वैल्यू चेंज होगी, रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो के होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज होती है, ठीक है। थर्ड और इंपॉर्टेंट की अगर हम बात कर लें तो हम बोल सकते हैं फॉर अ particular reaction the rate constant is independent, इन दोनों में भी कंफ्यूजन दूर करूंगा, इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स मैंने आपसे कहा कि रेट लिखा मैंने, रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, हमें नहीं पता कि इस रिएक्शन का क्या ऑर्डर है, n ऑर्डर मान लिया। तो अगर हम रेट की बात करें तो हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को यूनिट मान लेंगे, तो हम बोल देंगे रेट इक्वल्स टू के, क्योंकि जो डेफिनेशन दी थी वो हमने डेफिनेशन यहीं से दी थी, कॉन्सेंट्रेशन को यूनिट मान लिया था, तो हमने कहा था रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट, ओके। तो ये आपका रेट कांस्टेंट के बारे में था, रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में था, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट अलग अलग हैं, कैसे एक दूसरे से कंबाइन करते हैं उसे हम रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं या रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंसेस हैं कुछ, तो उन डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो डिफरेंस की बात कर लो, तो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है, देखो पहला तो डेफिनेशन से आता है, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मीन्स अगर हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन ये है तो अगर हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखें बेटा, तो हम लिखते थे माइनस का 1/a डेल्टा a ओवर डेल्टा t इक्वल्स टू माइनस का 1/b डेल्टा b ओवर डेल्टा t इक्वल्स टू प्लस का 1/c डेल्टा c ओवर डेल्टा t इक्वल्स टू प्लस का 1/d डेल्टा d ओवर डेल्टा t। तो ये क्या होता था, रिलेशन होता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बीच में। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें बेटा, तो इसकी डेफिनेशन हमने कैसे ली थी, इसकी डेफिनेशन जो हमने ली थी वो ली थी कॉन्सेंट्रेशन की पावर को यूनिट करके। तो इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन कब, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिट। तो हमने बोल दिया था रेट इक्वल्स टू के, यानी आर इक्वल्स टू के। तो उस रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल था जिसके लिए कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आपकी यूनिट थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि ये डिपेंड करता है कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली गई है। जबकि रेट कांस्टेंट कैसा होता है आपका, इंडिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट बेटा, क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेशन क्या मान लिया है इसका, यूनिट, तो हमें फर्क नहीं पड़ता हमने कितना कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा आपकी मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स लेने वाली है, लेकिन इसकी यूनिट डिपेंड करेगी किस पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। अगर हम बात कर लें इसकी यूनिट की, तो हेडिंग लगा लो बढ़िया सी एकदम,
क्योंकि एग्जाम में यूनिट पूछ लेता है कभी कभी एक नंबर में। तो हेडिंग लगाओ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और इस यूनिट को डिटरमाइन करेंगे बढ़िया तरीके से। तो देखो भाई रेट में सिंपल लिख रहा हूं, रेट इक्वल्स टू हमने लिया था के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब बार बार वही रिएक्शन नहीं लिख रहे कि लेट अस कंसीडर जनरल रिएक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं इफ ए की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू बी की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू, इसको मैं लिख दे रहा हूं टर्म कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और मैंने बोल दिया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन, ठीक है, इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए इस बात में कि सर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम मान ली और एक्स प्लस वाई को हमने एन मान लिया। जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएंगे तो एक्स प्लस वाई ऊपर चला जाएगा और उसको हमने क्या मान लिया एन। तो यहां से बेटा अगर हम रेट की बात करें तो हमारा रेट बन गया रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, ठीक है। यहां तक समझ में आता खूब अच्छे से कि ऐसा मैथमेटिकली हो रहा है। अब हम रेट जानते हैं, रेट क्या होता था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, ठीक है। अब यहीं पर अपना दिमाग लगाइए, के को इधर ही रखिएगा, इसके लिए लिख रहा हूं मैं कॉन्सेंट्रेशन टाइम और कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, और सॉल्व कर लिए तो के इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन ऊपर जाएगा, ये 1 है पावर तो 1 माइनस एन अपॉन टाइम। और बढ़िया तरीके से समझना है तो के की यूनिट के इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। और बढ़िया लिखना है तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट आप सभी जानते हैं, तो के इक्वल्स टू मोल, अच्छे से लिख दो तो लिख लो मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन, और टाइम की यूनिट मानते थे अपन लोग सेकेंड इनवर्स। तो आप एस इनवर्स लिखेंगे, मैं पूरा सेक इसलिए लिखता हूं क्लियर नजर आ जाए बोर्ड पर। अब देखो ये हो गई फॉर nth ऑर्डर, किसके लिए हो गया फॉर्मूला ये फॉर nth ऑर्डर, ठीक है। अगर बेटा हाँ इसी में थोड़ा करेक्शन और कर दूं, ये तो है फॉर सॉल्यूशन, फॉर अ सॉल्यूशन, रिएक्शन किसमें होनी चाहिए आपकी सॉल्यूशन में। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर अ गैसियस रिएक्शन। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो मैंने नोट में बताया था आपको प्रेशर के इक्वल हो जाती है, तो इसकी जो यूनिट रहेगी तो वो के इक्वल टू हो जाएगी ATM 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलिए अभी कैलकुलेट कर ले रहे हैं। फॉर n इक्वल्स टू 0 मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की जो यूनिट होगी बेटा वो होगी आपकी 1, जब n की जगह 0 रखोगे तो 1 ही बचेगा पावर, तो वो यूनिट हो जाएगी आपकी मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। फॉर n इक्वल्स टू 1 k की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी, ये 1 से 1 कट जाएगा, 0 किसी की पावर 0 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो टाइम इनवर्स होती है। ऐसे ही सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल लोगे आप, थर्ड ऑर्डर के लिए निकालोगे, nth ऑर्डर के लिए हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें गैस इसके लिए तो फॉर n इक्वल्स टू 0, अब मैं सारा नहीं कर रहा, कर लेंगे आप लोग। k की वैल्यू हो जाएगी आपकी ATM सेकेंड इनवर्स फॉर n इक्वल्स टू 1 या n इक्वल्स टू 2 पर चेक कर लो, तो k इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ATM 1 माइनस 2 माइनस का 1 और सेकेंड इनवर्स, ATM इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट है, आप लोग यूनिट बनाना सीख लेना। ये फॉर्मूला बस जनरल याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ये गैसियस रिएक्शन के लिए है, ये जो सॉल्यूशन में रिएक्शन होंगी उनके लिए है। तो यहाँ पर हमने आज पढ़ लिया रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट कांस्टेंट के करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी के बारे में जानने के बाद बेटा जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर हम
2 से 3 तरह के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर डिटेल में पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर डिटेल में पढ़ना है और सेकंड ऑर्डर, ठीक है। फ्रैक्शन ऑर्डर और सूडो ऑर्डर का हम आपको एग्जांपल लेंगे अच्छे से, 2 से 3 एग्जांपल ऐसे देंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। वो उससे बाहर नहीं जाएगा आपका एग्जाम में, तो परेशान आपको होना नहीं है। वॉच करते रहिए वीडियो, डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए चीज़ों को। लैंग्वेज में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेट कर लेना, क्योंकि मैं लिखता हूं तो मुझे नहीं पता रहता कौन सी स्पेलिंग कैसी जा रही है, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। पीछे कोई बच्चा बैठा हुआ नहीं है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सब समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।